नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। फरीदाबाद मेट्रो की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। 70 लाख रुपए गबन के मामले में सस्पेंड बीडीपीओ पूजा शर्मा के खिलाफ पुलिस ने जांच तेज कर दी है। तो वहीं बीडीपीओ पूजा शर्मा के भाई ललित मोहन शर्मा ने अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में याचिका दायर कर दी। 9 अप्रैल को जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। आपको बता दें कि पूजा शर्मा की मुश्किलें और बढ़ सकती है। करप्शन के मामले में पुलिस रिकॉर्ड तलब करने जल्द ही रोहतक जा सकती है। दरअसल पंचायत विभाग का इलेक्शन वर्क्स का कार्यालय रोहतक में है, जहां पर पुलिस सबूत जुटा सकती है। बता दें कि गांव मुजेड़ी में 60 वॉट की स्ट्रीट लाइट लगाकर 90 वॉट के लाखों के बिल बनाए गए थे। तो आपको बता दें, लाखों रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप है बीडीपीओ पूजा शर्मा पे। और खबर को प्रमुखता से दिखाने के बाद एक्शन में आए विभाग, जिसके बाद पूजा शर्मा को सस्पेंड कर दिया गया। अब आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि फिलहाल जांच तेज हो चुकी है। रिकॉर्ड लेने के बाद रोहतक जाने के लिए तैयार है पुलिस, जिसके बाद दफ्तर में सारे रिकॉर्ड खंगाले जाएंगे। और यहां पर अब पूजा शर्मा की मुश्किलें और भी बढ़ती नजर आ रही है। तो 70 लाख रुपए की गबन के आरोप में बीडीपीओ पूजा शर्मा को सस्पेंड कर दिया गया था और अब आगे पुलिस उनके दफ्तर पहुंचेगी, जहां पर रिकॉर्ड खंगाले जाएंगे। और अब पूजा शर्मा की मुश्किलें और भी बढ़ सकती है। इलेक्ट्रिकल का दफ्तर है जहां पर, वहां पुलिस पहुंचेगी, जिसके बाद वहां पर दस्तावेजों को खंगाला जाएगा और पूजा शर्मा के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए जाएंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता देवेंद्र कौशिक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी देवेंद्र, तो अब पुलिस की जांच और भी तेज हो चुकी है, आगे क्या कुछ प्लान है पुलिस का? बिल्कुल, देखिए, निश्चित तौर से मोनिका पूजा शर्मा जो बीडीपीओ हैं, जिसको सस्पेंड कर दिया गया है, उसके भाई जो ललित मोहन शर्मा, इसके साथ साथ में मुजेरी की पूर्व सरपंच रानी के साथ जो सस्पेंडेड ग्राम सचिव है विजयपाल, इन चारों के खिलाफ में पुलिस ने जो अपनी जांच है वो तेज कर दी है। और लगातार जिस तरह से डीटीपीओ कार्यालय से तमाम दस्तावेज खंगाले गए थे, तो लेकिन जो इलेक्ट्रिकल वर्क्स का जो कार्यालय है वो रोहतक में है और रोहतक अब पुलिस जाएगी, क्योंकि कई आरोप इस बात को लेकर लगे थे कि गांव मुजेरी के अंदर जो स्ट्रीट लाइट लगाई गई थी वो 60 वाट की लगाई गई थी, लेकिन जो बिल बनाया गया वो 90 वाट का बनाया गया और ये जांच में खुलासा हुआ था। इसके साथ साथ में अगर इलेक्ट्रिक पोल की भी बात करें तो इलेक्ट्रिक पोल 9 मीटर के दिखाए गए थे, जबकि मौके पर वो 7 मीटर के थे। तो इन तमाम ऐसी चीजें थी जिनके बिल लाखों के बना दिए गए और वो खाते में ट्रांसफर करा दिए गए, चेक करवा दिए गए। तो ये तमाम ऐसी चीजें जिनको पुलिस क्योंकि अपने केस को मजबूत करना चाहती है, करप्शन एक्ट में मामला दर्ज है, ऐसे में पुलिस कोई चूक करना नहीं चाहती कि कल को जब अदालत में तमाम चीजें होंगी तो वहां उनको कोई मौका मिले, कोई कमजोरी ऐसी मिले कि ताकि केस मजबूत ना बन सके। तो एसीपी स्तर के अधिकारी पृथ्वी सिंह हैं, वो इसकी लगातार खुद आईओ वो हैं, जांच कर रहे हैं और ऐसे में जल्दी ही हो सकता है कि कल रोहतक टीम पहुंचे पुलिस की और वहां से जो तमाम दस्तावेज है उनको खंगालने के साथ साथ में कुछ दस्तावेजों को वहां से उठाया भी जाएगा ताकि वो केस हिस्ट्री में लगाया जा सके। तो ये तमाम कवायद पुलिस की तरफ से लगातार जारी है। और दूसरी तरफ अगर बात करें मोनिका, तो देखिए विजिलेंस की टीम की तरफ से भी लगातार जांच की जा रही है। आय से ज्यादा संपत्ति का मामला पूजा शर्मा पर चल रहा है और विजिलेंस की टीम ने भी डीडीपीओ कार्यालय से वो तमाम दस्तावेज मांगे हैं कि कहां कहां पूजा शर्मा तैनात रही है। 4 जिलों से डीडीपीओ की तरफ से रिपोर्ट मंगाई गई है, उनके वेतन की, उनके भत्तों की, कि पुलिस जो सरकारी तौर पर उनको भत्ते मिले हैं वो कितने मिले हैं। और इस बीच में ये भी जांच में मांगा गया है कि पूजा शर्मा ने अगर चली अचल संपत्ति अगर कोई खरीदी है तो क्या खरीदने से पहले सरकार को इन्फॉर्म किया था या नहीं किया था। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो पूजा शर्मा की जांच से जुड़े हुए हैं। लगातार शिकंजा पूजा शर्मा और जो बाकी 3 आरोपी हैं उन पर कसता हुआ साफ तौर से दिखाई दे रहा है। शर्मा के लिए थोड़े मुश्किल भरे हो सकते हैं। देवेंद्र, इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। परिवहन और खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ की राजीव कॉलोनी में यूपीएचसी का उद्घाटन किया। इस मौके पर कॉलोनी वासियों को बधाई देते हुए परिवहन मंत्री ने कहा कि इस केंद्र से करीब 50,000 लोगों को फायदा पहुंचेगा। यूपीएचसी में एक मेडिकल ऑफिसर, फार्मेसिस्ट, लैब टेक्नीशियन समेत 21 कर्मचारियों का स्टाफ होगा जो जनता की सेवा करेगा। इस मौके पर डिस्पेंसरी से लोगों को वैक्सीन भी लगाई जाएगी।
जहाँ भी जगह मिलेगी सरकारी जो नॉर्म्स हैं, और मैं मनोहर जी के नेतृत्व में जितने बड़े हॉस्पिटल हमें फरीदाबाद में मिले हैं, झांसी का हॉस्पिटल बड़ा मेडिकल कॉलेज हमको मिला है, और यहाँ पे भी जो मैं सबसे बड़ी मुकेश डागर और अपने पूनिया जी को इस बात की बधाई सीएमओ साहब को कि जहाँ 50,000 की पॉपुलेशन है, आम आदमी यहाँ रहता है, और उससे सबसे बड़ा लाभ जो लोगों को मिलेगा, यहाँ के लोगों को कोई बीमारी है, हारी है, कोरोना जैसी वैक्सीन है, इस सब का लाभ लोगों को मिलेगा। और सबसे बड़ी ज़रूरत थी यहाँ पे, मैं इस बात की बधाई देना चाहता हूँ सीएमओ साहब को, भाई मुकेश जी को, कि यहाँ के लोग इधर उधर नहीं भटकेंगे और जहाँ भी हॉस्पिटल की जगह बनेगी वहाँ जल्दी से जल्दी बनवाने का प्रयास। हरियाणा भंडारण निगम के चेयरमैन और पृथला विधानसभा क्षेत्र के विधायक नयनपाल रावत ने आज क्षेत्र के मुस्लिम बहुल्य गांव लदियापुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। नयनपाल रावत ने 45 लाख रुपए की लागत से बनी 3 मुस्लिम चौपाल, एक एससी चौपाल, 25 लाख की लागत से बने एक बारात घर, 15 लाख की लागत से बने 4 पंचायती दुकानों और 15 लाख की लागत से बनी गलियों का उद्घाटन किया। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए विधायक नयनपाल रावत ने कहा कि वो वादा नहीं, काम करने में विश्वास रखते हैं और इसी के बलबूते पर यहाँ के लोगों ने उन्हें जिताकर चंडीगढ़ भेजा है। इसलिए अब उनका दायित्व बनता है कि वे क्षेत्र का विकास करके जनता के ऋण को उतार दें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आशीर्वाद और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के सहयोग से पृथला क्षेत्र के सभी गांवों में समान रूप से विकास कार्य किए जा रहे हैं और विकास का पहिया क्षेत्र के कोने कोने में घूम रहा है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा ही मुस्लिम समाज को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया, जबकि मोदी मनोहर सरकार ने मुस्लिम समाज के उत्थान में कार्य कर उन्हें सम्मान देने का काम किया है। द्वारा जो काम किए गए थे, यहाँ के होनहार सरपंच रईस जी ने और इसकी पंचायत ने बहुत ही अच्छे, जो पहली बार इस मुस्लिम बहुल गांव में देखने को मिल रहे हैं, बहुत अच्छे विकास कार्य हुए हैं। बारात घर से लेकर जो इन सचिवालय तक या बीसी चौपाल या और रास्ते हैं, तो पिछले जब मैं यहाँ पर विधायक नहीं बना था तब भी माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के माध्यम से, कृष्णपाल गुर्जर जी के माध्यम से मैंने काफ़ी पैसा यहाँ दिया। लेकिन अब ये जो दोबारा भी 1 करोड़ रुपए की घोषणा मैंने आज की है। जितने भी इनके काम है, मांग है, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की मेहरबानी से वो पूरे किए जाएंगे और लगभग 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा के काम आज यहाँ जो कंप्लीट हुए हैं, जो चौपाल या अन्य चीज़ बनी है, उनका उद्घाटन भी आज हमने यहाँ करके किया। तिगांव के विधायक राजेश नागर ने आज तिगांव क्षेत्र की अनाज मंडी का जायजा लिया। विधायक ने अनाज मंडी का दौरा कर मंडी में किसानों की गेहूं की खरीदी शुरू कराई और मौके पर मौजूद किसानों और आढ़तियों की समस्याओं को भी सुना। विधायक राजेश नागर ने समस्याओं का जल्द ही समाधान करने का भरोसा दिया और कुछ समस्याओं को मौके पर ही निदान कर दिया। हमारे गेहूं की खरीदारी चालू हुई है। हमारे सारे ऑफिसर्स आए हुए हैं यहाँ और हमारे किसान भाई और सारे हमारे यहाँ के जो प्रधान हैं सब लोग आए हुए हैं और आज से खरीदारी चालू हुई है। और आज ऊपर भी बात हो गई है, उससे जो जिसका भी जो गेहूँ आएगा वो सबका लिया जाएगा। आज क्या क्या समस्याएं सुनी है यहाँ पे? कई लोगों की दिक्कत थी कि भाई हमारा नंबर अब 3 दिन बाद आ रहा है, 4 दिन बाद आ रहा है, तो उनके लिए मैंने बात की है ऑफिसर से कि भाई इनका गेहूँ जो भी लेके आ रहा है उनका गेहूँ लिया जाए। औद्योगिक नगरी फरीदाबाद में लाखों कामगारों को मिलने वाली सरकारी सुविधाएं परिवार पहचान पत्र बनने के बाद ही मिल पाएगी। सरकार ने 12 अप्रैल तक सभी वर्करों के परिवार पहचान पत्र बनाने के आदेश जारी किए, लिहाजा श्रम विभाग जोर शोर से काम में जुटा हुआ है। फरीदाबाद के डिप्टी लेबर कमिश्नर अजय पाल हुड्डा से हमारे संवाददाता देवेंद्र कौशिक ने खास बातचीत की। फरीदाबाद को औद्योगिक नगरी कहा जाता है और यहाँ लाखों से ज़्यादा कामगार हैं, लेकिन अब उनके सामने एक मुश्किल आन खड़ी है और मुश्किल ये है कि जब तक उनका परिवार पहचान पत्र नहीं बनेगा, उनको सहूलियतें जो सरकार द्वारा दी जाती हैं वो नहीं मिलेंगी। आखिर इस पर किस तरह से काम किया जा रहा है, उसको लेकर हमारे साथ में डीएलसी अजय पाल डूडी हैं फरीदाबाद के, उनसे बात कर लेते हैं। सर, कामगारों के लिए एक मुश्किल खड़ी हो गई है, सरकार के चूँकि आदेश हैं कि उनको फ़ायदा तब मिलेगा जब उनके पहचान पत्र बन जाएंगे परिवार के, क्या काम कर रहे हैं सर आप? देखिए, हम इसको मुश्किल के रूप में नहीं देख रहे, इसको अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहे हैं।
और जहाँ तक फरीदाबाद के श्रमिकों की बात है, हरियाणा के श्रमिकों की बात है, लेबर डिपार्टमेंट ने बड़े अपने ज़ोर शोर से अभियान चलाया हुआ है कि उनकी PPID अपडेट करवाने के लिए 2 अप्रैल को हमारे माननीय लेबर कमिश्नर साहब ने एक VC ली है, उसके अंदर पूरे डिपार्टमेंट को हिदायतें दी हैं और पूर्व में अपडेट जो किया गया है काम लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा उसको और पेंडेंसी को 12 अप्रैल तक पूरा करने के लिए हमें आदेश दिए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि उस तक हम उम्मीद के अनुसार ही उनके सभी की PPID अपडेट करवा देंगे और श्रमिकों को कोई भी दिक्कत नहीं आने देंगे। आप जिक्र कर रहे हैं 12 अप्रैल तक ये काम करना, चूँकि हम जिस तरह जिक्र इस बात का भी कर रहे हैं कि लाखों कामगार हैं या कितने हैं जिनको आप परिवार पहचान पत्र बनाने हैं और क्या अब तक कुछ बने हैं? फरीदाबाद के अंदर 2,71,111 वर्कर ऐसे हैं जिनकी PPID आधार से लिंक हो चुकी है। उनमें से 1,11,456 की जो है वो हमने PPID अपडेट करवा दी है, जिसको 6 टीमों के द्वारा करवाया गया है। इसके अंदर इंस्पेक्टर, ALC, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी लेबर कमिश्नर सब ने मिलकर ये काम किया है। फरीदाबाद की जो पेंडेंसी है वो 1,58,000 और समथिंग है, वो हमने टारगेट 12 तारीख का लिया है और 6 टीमें बनाई हैं और उम्मीद करते हैं कि 12 से पहले इसको अपडेट करवा दिए जाएंगे और यहाँ की जो पेंडेंसी रहेगी वो ऑलमोस्ट नील हो जाएगी। लेकिन जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं, चूँकि 12 अप्रैल नज़दीक है और ऐसे में अभी 1,58,000 के करीब जो आप बता रहे हैं आंकड़ा, क्योंकि 40% ही अभी तक आप करवा पाएँ, क्या उम्मीद है 12 अप्रैल तक हो पाएगा ये? हम तो उम्मीद करते हैं कि 12 अप्रैल से पहले हो जाएगा। टारगेट डेट दी है हमने टीम को 12 अप्रैल की। और किस तरह से जो टीम आप जिक्र कर रहे हैं, किस तरह से ये टीम काम करेगी, कौन कौन लोग उस टीम में शामिल होंगे, कितनी टीम बनाई गई? हमारी एक टीम के अंदर एक असिस्टेंट डायरेक्टर, एक असिस्टेंट लेबर कमिश्नर और 3 इंस्पेक्टर रिस्पेक्टिव ज्यूरिडिक्शन के अंदर वो काम करेंगे। उनके अंदर उनके टारगेट जो पेंडेंसी वो दे दिए गए हैं। ऑलमोस्ट 14 से 15,000 रुपये 14 से 15,000 पर वर्कर एक टीम के अंदर आ रहे हैं और वो ये टारगेट अचीव कर लेंगे, मुझे वैसी उम्मीद है। लेकिन एक इसके साथ में आपकी टीम चूंकि आप जिक्र कर रहे हैं काम कर रही है, तो क्या इंडस्ट्रियलिस्ट इसमें या इंडस्ट्री एसोसिएशन है या और किसी लोगों को उनको जोड़ा है जो ज़्यादा मोटिवेट उनको करवा पाए? जी, इसके लिए हमने पोर्टल से पेंडेंसी निकाली है पर फैक्ट्री और उसी लिस्ट को हमने ईमेल कर दी है। FIA को ईमेल किया हमने, IMT एसोसिएशन को किया है, स्मॉल स्केल को भी किया है, IMSMI को कर दिया है। उनको उनके पेंडेंसी जो उनके मेंबर्स हैं उनको पेंडेंसी मेल कर दी गई है, वो भी हमें सहयोग कर रहे हैं। और जहाँ तक वर्कर ज़्यादा जो सुनता है वो जो उनके नेता होते हैं, ट्रेड यूनियन के नेता होते हैं, उनके मार्फत भी हमने उन वर्करों को जागरूक किया है, वो भी हमें सहयोग कर रहे हैं। उम्मीद करें हम 12 अप्रैल तक काम पूरा हो जाएगा। आप उम्मीद 12 अप्रैल से पहले पूरा होने की करें प्लीज़। जी, बड़ी बात कह रहे हैं DLC अजयपाल दूधी कि इतने लाखों लोगों के जो परिवार पहचान पत्र बनाए जाने हैं वो 12 अप्रैल से पहले उनके पूरे कर लिए जाएंगे। हालांकि अभी 40% तक उन पर काम हुआ है। अब देखना होगा कि 12 अप्रैल के बाद में उन तमाम कामगारों को सरकारी सुविधाएं मिलनी शुरू होंगी या नहीं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़। नौकरियों में भेदभाव का आरोप लगाकर पृथला के मोटुका गांव के पास लोगों ने धरना शुरू कर दिया। तस्वीरें अटल बिहारी अस्पताल के सामने की है, जहां क्षेत्र के लोगों ने आज नारेबाजी करते हुए धरना शुरू कर दिया। लोगों का आरोप है कि वैसे तो सरकार नौकरियों में भेदभाव न होना और पारदर्शिता की बात करती है, लेकिन इस सरकारी अस्पताल में भर्ती करके यहां पर नौकरी लगवाई जा रही है। आरोप है कि इस अस्पताल का नाम गोल्डफील्ड मेडिकल इंस्टीट्यूट के नाम से था, लेकिन सरकार ने इसको अपने अधीन कर अब सबको सरकारी अस्पताल बना दिया है और यहाँ पर पहले भी 400 से 500 कर्मचारी काम करते थे जो कि यहीं के रहने वाले हैं, लेकिन अब बाहर के लोगों को यहाँ पर भर्ती करके भेजा जा रहा है, जबकि क्षेत्र के युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। भाई हमारी मांग ये है कि हमारे यहाँ हॉस्पिटल है, हमारे यहाँ भर्ती हो, हमारे यहाँ के लोग भर्ती हो, हमारे यहाँ के लोग भर्ती करें। हैं, जब हमारे यहाँ ज़मीन हमारी, बिजली हमारी, पानी हमारा, सब कुछ हमारा है, तो नलहट से और वहाँ से जो इंपोर्ट करके लोग लाए जा रहे हैं उसकी ज़रूरत क्या है? हमारे यहाँ लोग क्या मेहनती नहीं है या काम नहीं करते हैं, कर्मचारी हैं नहीं। और हम सारे कर्मचारी जब गोल्डफील्ड था तभी सारे 400 कर्मचारी हैं, अभी यहाँ पे हैं सारे 6 से 8 साल के जॉब सभी की हो चुकी है जी। और उसके बावजूद हम सभी राजनीतिक प्रशासनिक अधिकारियों के सामने अपनी गुहार लगा चुके हैं। बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी में फायरिंग होने से दहशत फैल गई। बताया जा रहा है कि 2 गुटों के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था और इसी विवाद को लेकर सुबह सुबह सब्जी मंडी में फायरिंग हो गई। पुरानी रंजिश के चलते बदमाशों ने मंडी के अंदर किसान और आढ़ती समेत 3 लोगों को गोली मार दी और फरार हो गए।
आरती हेम सिंह की हालत गंभीर है, जिसे दिल्ली में रेफर कर दिया गया। हमला करने वाले बदमाश हेम सिंह की दुकान पर पहुंचे थे और वहीं पर उसे गोली मार दी गई। वहां मौजूद एक किसान और पल्लेदार को भी गोली लगी है। हेम सिंह ने बताया कि जमीन को लेकर पहले भी एक शख्स की हत्या हो चुकी है और उसी मामले में हम इस बार दोबारा हमला हुआ। सुबह सुबह मैं मंडी आए, अपने आड़त पे आए, 5-4 लड़का, दोनों पे कट्टा है, दोनों पे चक्कू वगैरह, छोटा राड वगैरह, 2-3 पे आकर मेरी गोली सीधी मारी। मैंने बचाव करा तो मेरे सिर में मारी, सिर से मैं बचाव कर हमारी करी, फिर हाथ पैर में मार कर भाग गई। 4-5 लोग अभी पुलिस को बताया, पुलिस आई नहीं कोई कार्रवाई करने के लिए, ना पीछे कर दी। जमींदार के भी गोली लगी है मेरे पैर में, जैसे बचने के बाद दूर रख। हम दोनों बातें कर रहे थे, आते ही एकदम उन्होंने के भाई साहब के कनपटी पे 1 फुट की दूरी से हेम सिंह आड़े थी तो 1 फुट दूरी से गोली चलाई। 2 बार मिस हुई, तीसरी बार में फायर हुई। वो दोनों मेरे भैया दोनों गिर पड़े, हाथ उनके हाथ में लगी, मैं थोड़ा सा दूर था और मेरे छर्रा लगे। उनके टच में ही था, बिल्कुल 1 फुट की दूरी पे थे। वो मेरे ऊपर गिरे, मैं दूर गिरा। हमारे पास है कुछ सगे संबंधी लेकर उन्होंने कहा कि तकरीबन 6:05 पर गोली चलने का मामला सामने आया है। इसमें उनके साथ एक प्रदीप और दूसरा चंदन आया है, जो कि वहाँ पर किसान है और उनके यहाँ पर सामान एक पल्लेदार भी है चंदन, अपना सामान देने के लिए आए थे जी। अभी फिलहाल हमने उनका MLC बना दी है, प्राथमिक उपचार दे दिया है, बाकी हमने उनको ट्रॉमा सेंटर। फरीदाबाद के सेक्टर 14 में आज सुबह अचानक एक घर में आग लग गई। घटना सुबह 6 बजे की है, जब परिवार के लोग घर में सो रहे थे। अचानक घर में धुआं उठता देख परिवार के लोग घबरा गए, पुलिस को फोन कर बुलाया, जब जाकर घर में आग फैल चुकी थी। वहीं परिवार वाले अपनी जान बचाने के लिए छत पर जा पहुंचे। मौके पर पहुंची पुलिस ने घर में आग फैलती देख अपनी जान की परवाह न करते हुए घर में घुसकर परिवार के सभी लोगों को सकुशल घर से बाहर निकाला। परिवार के लोगों का कहना है कि घर में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। वहीं पुलिस का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि पुलिस ने बहुत ही सहानुभूति से काम किया। पुलिस वालों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए आग में कूदकर परिवार के सभी लोगों की जान बचाई। शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी सुबह 6 बजे। यहाँ की पुलिस ने, मैं यहाँ का वाइस प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ, अशोक जटवानी भाई है हमारे ये भी, और पुलिस ने हमारी मदद करी। समय पे आगे सारी फायर ब्रिगेड गाड़ी वगैरह सब समय पे आ गए और समय पे कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। नुकसान फर्नीचर वगैरह का हुआ, पर्दों का हुआ, वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो हो गया, काम संभल गया। जब नुकसान हुआ जी, अब आग तो नुकसान कहीं भी कर सकती है, इंसान आदमी बच के, बाकी हमें कोई चीज़ को नहीं, सब इंश्योर्ड है, कोई बात नहीं है। को इतला मिली कि हाउस नंबर 1497 में आग लग चुकी है। हम तुरंत मौके पर पहुंचे अपने स्टाफ को लेकर और प्राइवेट सिक्योरिटी भी वहाँ पहुंची तो देखा तो बच्चे अंदर सो रहे थे। अंदर सोते हुए वो ऊपर चले गए अपने बचाव के लिए। धुआं ही धुआं काफ़ी हो चुका था, जो हमने मेरे स्टाफ में प्राइवेट सिक्योरिटी की इमदाद से हम ऊपर फर्स्ट फ्लोर से बच्चों को बाहर निकाला। मार्केटिंग में काम करने वाले युवाओं का उत्साह बढ़ाने के लिए क्रिकेटर कपिल देव फरीदाबाद पहुंचे, जहां एक निजी होटल में कोरोना काल के अंदर बेहतर काम करने वालों को सम्मानित किया गया। कपिल देव ने सभी कर्मचारियों को और बेहतर काम करने के लिए उत्साहित किया। तो कोरोना काल में बेहतर काम करने वाले कर्मचारियों को कपिल देव ने सम्मानित किया और मार्केटिंग में काम करने वाले युवाओं का उत्साह भी बढ़ाया। कपिल देव फरीदाबाद पहुंचे, जहां पर एक निजी होटल में कोरोना काल के अंदर बेहतर काम करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। कपिल देव ने सभी कर्मचारियों को और बेहतर काम करने के लिए प्रोत्साहित भी किया। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर कपिल देव ने सभी को सम्मानित किया और सभी कर्मचारियों से उन्होंने मुलाकात भी की। मेरा नाम अजीत गुप्ता है, मैं CEO हूँ AIPL ज़ोरो प्राइवेट लिमिटेड का, जिसकी हमारी एनुअल सेल्स कॉन्फ्रेंस हो रही है इस ताज विवांता सूरज कुंड में।
और हमारे यहाँ पूरे इंडिया से सब स्टाफ आए हैं और पूरा कोविड का हम ध्यान रख के जो है पूरी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कोई भी स्टाफ हमारे यहाँ आया है सब कोविड का टेस्ट करवा के आए हैं और ईश्वर की कृपा से हमारी जो कॉन्फ्रेंस है वो काफ़ी सक्सेसफुल जा रही है। और कपिल देव जी हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं और वो भी हमारे साथ जो है शाम को जुड़े थे। इस कॉन्फ्रेंस में हम लोग पूरे इंडिया से जो भी हमारे बिजनेस प्लान्स होते हैं उन सब का डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट ईयर के बिजनेस प्लान फाइनल करते हैं। और मुझे खुशी है बताते हुए कि सब लोग कोविड का ध्यान रखते हुए भी तो भी लोगों का मन है कि ये साल हमारा बिजनेस के रूप में बहुत अच्छा जो है वो गुजरेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।